नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, अब हम रेलवे के लिए मैथ पढ़ने जा रहे थे। और मैथ के अंदर भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। और रेलवे एग्ज़ाम के अंदर इसका एक प्रश्न अवश्य आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि मैंने रेलवे एग्ज़ाम बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं, जिसके अंदर एक प्रश्न अवश्य आता है। और आज हम बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे, तो भाई वीडियो को एंड तक वॉच करना है आपको। कई बच्चे क्या हैं कि बीच में ही छोड़ देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं, एंड तक वॉच करना है। शुरू से लेकर एंड तक जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई इसी बात पे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। देखो, अपना चल रहा था पॉलिनोमियल्स का पार्ट 4 है आज, बहुपद। और हमने द्विघात बहुपद पद तक पढ़ लिया था। आज मैं एक थोड़ा सा एडवांस लेवल और लेके आया हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम है भाई, इसके की भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन भी पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन मिले थे मेरे को जब मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न निकालने के लिए लग रहा था, तो एक दो क्वेश्चन मिले थे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप याद होना चाहिए। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, वैसे ही त्रिघात बहुपद का होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था? f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये था। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a, b, c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता अगर त्रिघात बहुपद है तो। जैसे द्विघात बहुपद को याद किया था, वैसे ही इसको याद कर लेना। और साथियों, कॉपी पेन अवश्य लेके बैठे, एक एक चीज़ नोट करें, कंप्लीट नोट्स बन जाएगा बहुपद का, आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, अब देखो, जैसे हमने द्विघात बहुपद में कुछ शून्यकों के बीच संबंध पढ़े थे, वैसे ही त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध होते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। उसके अंदर हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा। क्यों? इधर देखो, वहाँ पे मैक्सिमम घात 2 थी ax², तो शून्यक भी कितने प्राप्त हुए थे? 2। यहाँ पे मैक्सिमम घात 3 है, तो शून्यक भी कितने प्राप्त होंगे? 3। और माना वो शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। अब वही बात, अगर तीनों का योग पूछे कि योग बताओ अल्फा, बीटा, गामा, तो आपको अलग अलग 3 शून्यक निकालने की ज़रूरत नहीं है कि पहले शून्यक निकालो तीनों, फिर उनको जोड़ करो तब आंसर आएगा। नहीं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, -b/a, -b/a, यानी कि माइनस का चिन्ह पहले लगेगा। b का मतलब x² का गुणांक, a का मतलब x³ का गुणांक। ठीक है जी। अब देखो, अल्फा बीटा इन दोनों को गुणा कर दें, प्लस बीटा गामा इन दोनों को गुणा कर दें, प्लस गामा अल्फा इन दोनों को गुणा कर दें, तीनों को जोड़ दें, तब आंसर निकल के आता है c/a। c क्या है? देखो, x का गुणांक, c है x का गुणांक, और a क्या है? x³ यानी कि x की घात 3 का गुणांक। तीसरा प्रश्न ये बनता है, यदि अल्फा, बीटा, गामा तीनों शून्यकों का अपन गुणा कर दें, जैसे उसमें 2 शून्य थे तो उनको गुणा कर रहे थे, इस प्रकार यहाँ पे अगर हम तीनों शून्यकों का गुणा कर दें तो निकल के आता है -d/a। माइनस का चिन्ह पहले लगाओगे, अचर पद बटे x³ का गुणांक। नोट कर लेना, पेन कॉपी लेके बैठना। अब इसके ऊपर मैं एक उदाहरण लेता हूँ। देखो, पहला उदाहरण इसमें दे रखा है px बराबर एक बहुपद दे दिया 3x³
माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो अभी देखो आप इसके नीचे ही, जैसे ये px दिया है अपने को 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस का 3। इसके नीचे जो अपना व्यापक रूप है इसको लिखो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d। देखो x³ से x³ कट गया तो एक का मान क्या आ गया 3, x² से x² कट गया तो b का मान क्या आ गया माइनस का 5, x से x कट गया तो c का मान क्या आ गया माइनस का 11 और d का मान क्या आ गया माइनस का 3। अब बस हो गया। यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो अपने पास क्या था माइनस b/a। देखो पिछली क्लास में माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था माइनस b/a। तो लगाओ b का मान कितना है माइनस का 5। तो देखो भाई पहले से माइनस है लगाया, b का मान आ गया माइनस का 5 a का मान कितना है 3। ठीक है जी, इस माइनस गुना होके क्या बन गया प्लस का 5/3। आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का आंसर आ गया 5/3। ठीक है जी, ये नोट करो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अभी हमने पढ़ा था इसका होता है C/A। रखो जी मान, c का मान क्या है माइनस का 11, a का मान क्या है 3। ये लो जी आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान एकदम। तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर। आगे देखो अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस d/a। देखो जी माइनस पहले से है, d का मान -3 आया, a का मान 3, ये माइनस गुना होके क्या बन गया +3/3। 3 का 3 में भाग लगाएंगे 1 आएगा प्लस का 1, यानी कि तीनों बहुपदों को तीनों शून्यकों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1। आई होप अवश्य समझ में आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट एक उदाहरण और लिया है मैंने आपके लिए, ये भी परीक्षा में आए हुए सवाल उठाए हैं मैंने। x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 निकालो। इसके नीचे इसका व्यापक रूप लिखो a⁴x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d। इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, 1 लगाओ। x³ से x³ यानी कि a का मान तो कितना आ गया 1, x² से x², b का मान आ गया -3, x से x इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, 1 लगाओ। c का मान आ गया -1 और d का मान आ गया 3। रखो जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। पहले से माइनस है, b का मान -3, a का मान 1, ये माइनस गुना होके क्या बन गया +3/1। आंसर आ गया 3। आगे देखो इस संबंध में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है C/A। रखो जी मान, c का मान -1, a का मान 1, आंसर आ गया -1। अल्फा बीटा गामा होता है जी -d/a। रखो माइनस है, d का मान 3, a का मान 1, आंसर आ गया -3। ये लो जी, कहीं शून्य निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, इनको नोट कर लो। 5-7 सवाल लगाओगे आंसर आ जाएंगे। आ गई होगी बात समझ में। चलो अब थ्योरी का पार्ट यहाँ से होता है कंप्लीट। थ्योरी एकदम कंप्लीट हो गई है, अब हम करेंगे सवालों की प्रैक्टिस। अब देखो ये सवाल अलग अलग एग्जामों में आए हुए थे। किसी में x² का गुणांक पूछ रहा था, किसी में x का गुणांक पूछ रहा था, किसी में x³ का गुणांक पूछ रहा था। तो मैंने क्या किया कि इन सबका एक ही लाइन लिख के ऐसे और इनके माध्यम से प्रत्येक सवाल ले लिए।
तो मैं इनको एक एक सवाल के साथ सारी चीज़ समझाते चलता हूँ। देखो सवाल की भाषा तो ये है कि निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो। गुणांक लिखिए, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणा हो रहा है वो लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक्स क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब एक्स के आगे जो गुणांक है वो लिखना है। अब आप यहाँ से x का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो x के आगे जो है वो लिखना है। बस यही तो है, इस बार छोटा सा आंसर है। या फिर बोल दे अचर पद ज्ञात करो। अचर पद का मतलब जो x से गुणा नहीं हो रही हो, अचर पद हो, संख्या हो, सिंगल। देखो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में सवाल के अनुसार एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लग रहा, तो आगे क्या है 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आ गया 1। अगर यहीं पे पूछता कि x का गुणांक ज्ञात करो, तो x के आगे क्या लग रहा है 1, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1। अचर पद पूछता तो आंसर आ जाता 2। आगे देखो इसमें पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे लग रहा है 1, यानी कि ये माइनस का 1 हो जाता। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे आ गया -1। क्यों, देखो व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का होता है, ए किसका होता है प्लस का, तो यहाँ किसका आ गया माइनस का, तो आंसर आ गया -1। एक्स क्यूब का गुणांक पूछता तो एक्स क्यूब का गुणांक 1 लग रहा है, तो आंसर आ जाता 1। बस चलता है। इधर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे क्या है π/2, तो आंसर आ गया π/2। इधर एक्स गुणांक के आगे लिखो। अगर x का गुणांक पूछता है, इस सवाल को समझो भाई, तो आ गया √2। अब देखो इस सवाल के लिए मैं तुमसे पूछूं कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी इसमें तो एक्स स्क्वायर का तो कोई पद ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है। तो मेरे भाई देखो, यदि मैं किसी संख्या को 0 से गुणा करता हूँ, कोई भी संख्या हो, चाहे कोई चर पद हो चाहे कोई अचर पद हो, यदि उसको 0 से गुणा करते हैं तो ये सबको खा जाता है 0, और उसका मान क्या बना देता है 0। अब इसमें मैं 0 जोड़ूं या घटाऊं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.x स्क्वायर। देखो तब भी तो ये 0 ही है, अरे तब भी तो 0 के बराबर ही है। तो अब इसके एक्स स्क्वायर के आगे क्या लग रहा है 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया 0। या इसमें देखो आपको कहीं पे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखने को नहीं मिल रहा, तो आप सीधा सीधा बिना सोचे आंसर दे सकते हो 0। अगर इसमें पूछ ले एक्स क्यूब का गुणांक बताओ, तो आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो उसका आंसर है 0। यानी कि जिसका गुणांक, जो पद आपको कहीं देखने को, एक्स स्क्वायर का कोई पद देखने को नहीं मिल रहा 0, एक्स क्यूब का कोई पद देखने को नहीं मिल रहा 0, जिसका पद देखने को नहीं मिल रहा उसका गुणांक 0 आंसर होता है। क्योंकि हमने समझा कि किसी भी पद को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है 0। आया होगा समझ में, मैंने एक एक चीज़ समझा दिया। ये सारे सवाल परीक्षा में आए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यंजक में एक बहुपद है या नहीं। ऐसा सवाल आता है कि इनमें से सिर्फ आपको यस और नो का जवाब देना है। व्यंजक तो सारे हैं, लेकिन कौन सा व्यंजक बहुपद है या नहीं। और मैंने आपको याद करो, बहुपद की पहचान याद आनी चाहिए अब यहाँ पे कि बहुपद की पहचान क्या थी। इससे पहले मैं आपको नोट करा दूं कि भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो कितनी अच्छी क्लास चल रही है, कितना मज़ा आ रहा है, इतना बेसिक से आपको कोई भी नहीं बताएगा भाई, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। अब देखो बहुपद की पहचान ये बताई थी हमने कि यदि चर की घात, चर पद की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। चर पद की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, वही क्या कहलाएगा बहुपद। अब देखो इस पहले वाले बहुपद को लो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें चर पद एक तो ये मिल रहा है आपको और एक चर पद ये है। देखो जी इसकी घात कितनी है 2, यानी कि 4x स्क्वायर, इसकी घात कितनी है 2, जो एक पूर्ण संख्या है।
और मैंने पूर्ण संख्या आपको बताई थी, मैं फिर याद दिला दूं, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चलती हैं। अब अगला देखो 3x, 3x की घात कितनी है 1, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब दोनों चर पदों की घात कैसी है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये बहुपद है। चलो इसी सवाल में मैं 2 सवाल और कर रहा हूँ आपके लिए। इसकी घात बताओ और शून्यक बताओ। अगर इसमें सवाल ये आ जाता कि इस बहुपद की घात कोटि या डिग्री या शून्यक कुछ भी पूछ ले, तो देखो इनका आंसर होता है, घात क्या होती है, चर पद की मैक्सिमम घात, तो घात हो गई 2, और जितनी घात होती है उतने ही क्या बन जाते हैं, शून्यक। आगे चलो नेक्स्ट सवाल। ये बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल। देखो वाई स्क्वायर एक चर पद है, वाई स्क्वायर क्या है, एक चर पद, और चर पद की घात 2 एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये भी क्या है, एक बहुपद, और इसकी भी घात पूछे तो मैक्सिमम 2, शून्यक पूछे तब भी 2। आगे चलो इसको देखो, 3√t प्लस t√2। अब देखो अंडर रूट को मैं 3t की घात 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब देखियो जी, 1/2 को देखो, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में कहीं 1/2 लिखा है क्या मैंने, कहीं नहीं लिखा। 0 1 2 3, ये तो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। जबकि हमने कहा था चर पद की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। आगे चलो, y प्लस 2/y। अब देखो इस y की घात 1, इससे तो ये चर पद की घात पूर्ण संख्या बन रहा है, लेकिन इधर देखो ये y की घात नीचे तो 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये y की घात -1 हो जाएगी, और -1 भाई पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। आगे और देखिए जी, चलो जी, x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। देखो जी, 1 चर, 2 चर, 3 चर, और हम सवाल कर रहे हैं कि बताओ निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। क्या इसमें एक चर है क्या, इसमें तो 3 चर हैं। कितने चर हैं, 3 चर। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। घात सबकी पूर्ण संख्या है, एक चर वाला नहीं है। कितने चर आ गए, 3 चरों वाला बहुपद तो है, ये 3 चरों वाला बहुपद तो है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। और आपके क्वेश्चन आएंगे तो एक चर वाला बहुपद के ही आएंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है जी, चलो देखो जी, एक एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा कहीं पे भी। निम्न में से रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद छांटिए। अभी मैं इनको ऑप्शनों में भी रख के लेके आऊँगा, देखना। मैं अभी ये सोच रहा था एक बार आपके लिए सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएं, यानी कि एक ही स्लाइड पे सारे मिल जाएं। एक स्लाइड पे एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रैखिक का मतलब क्या होता है, जिस बहुपद चर की घात कितनी हो 1, वो कैसा कहलाएगा, रैखिक बहुपद। मैं याद दिला देता हूँ। और चर की घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, बस इतना याद रखना है। और चर की घात 3 हो तो कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद, मैक्सिमम घात। देखो x² + x, मैक्सिमम घात कितनी है, 2, यानी कि ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। आगे चलो जी, x - x³, मैक्सिमम घात कितनी, 3, यानी कि कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। y + y², मैक्सिमम घात 2, यानी कि कैसा बहुपद है, द्विघात। बस हो गया आंसर। x की घात 1, मैक्सिमम घात 1, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। आगे चलो जी, 3t, मैक्सिमम घात कितनी है, 1, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद।
रेखिक बहुपद। अब कई बच्चे करेंगे कि सर इसमें तो अकेला चर पद ही तो है। देखो भाई, चर भी है अचर भी है, इसमें जीरो जोड़ दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? और जीरो एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है जी। आर स्क्वायर मैक्सिमम घात 2 द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम घात 2 द्विघात बहुपद। ठीक है जी, आसान था, समझ में आ गया होगा। अब देखो जी, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो, शून्यक ज्ञात करने के तो तरीके 3 हैं। कितने तरीके हैं? 3। अब मैं बताने को तो तीनों तरीके से आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें से आप एक को बेस्ट चुन लेना। आप देखो, पहला तरीका है गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना। ठीक है जी। दूसरा है एक श्रीधराचार्य विधि होती है, उससे शून्य ज्ञात करना। और 3 नंबर की है भाई, देखो, उसे ट्रिक बोल दो, चाहे उसे समझना बोल दो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रिक को लगाने के लिए, लेकिन ट्रिक भी कहाँ से निकल के आती है? इन दोनों से ही निकल के आती है। और ट्रिक सीखने के लिए दिमाग के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। किसके पैसे खर्च करने पड़ेंगे? दिमाग के। तो देखो जी, अब मैं आपको इस सवाल को पहले मैं बताता हूँ आपको गुणनखंड विधि से। किस विधि से बताता हूँ? गुणनखंड विधि से। देखना, आंसर सबका सेम आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझना है। देखो जी, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। गुणनखंड विधि से करने के लिए आपको क्या करना है? इस पूरे सी पद को, इसके आगे 1 लग रहा है, इस ए पद से तो गुणा करना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो बोलो कितना आ गया? -8। और जो बीच का बी पद है -2, ये लेना है। अब आपको ऐसी 2 संख्याएं देखनी हैं, ऐसी 2 संख्याएं देखनी हैं जिनको गुणा करने पर तो -8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। अब मेरी बात सुनो यहाँ से ध्यान से। जब भी गुणा करने पर -8 लेके आना है, इधर देखो, ये प्रॉपर्टी आपने सबने पढ़ रखी है कि माइनस गुणा माइनस क्या आता है? प्लस। प्लस गुणा प्लस क्या आता है? प्लस। अब इधर देखो, अगर यहाँ पे गुणा करने पर अगर तुम्हारे को प्लस लेके आना होता तो वो जो दोनों संख्याएं होती उनके आगे मैं किसका चिन्ह लगाता? माइनस का। या किसका चिन्ह लगाता? प्लस का। वो पता चलता मेरे को यहाँ से कि किसका लगाना होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता, जोड़ने घटाने पर प्लस ही लेके आना होता तो उन दोनों संख्याओं के आगे मैं क्या लगा देता? प्लस। जोड़ने घटाने पर अगर माइनस लेके आना होता तो दोनों संख्याओं के आगे क्या लगा देता? माइनस। ध्यान से समझ लेना। अब लेकिन मेरे को गुणा करने पर माइनस का चिन्ह लेके आना है, तो माइनस का चिन्ह देखो, यदि प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तब आता है, या माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तब आता है। अब देखो, अब कहने का मतलब आप वो जो 2 संख्याएं लेके आओगे उसके एक के आगे प्लस लगाओगे, एक के आगे माइनस लगाओगे, तभी तो देखो इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस। अब किस संख्या के आगे प्लस लगाना है, किस संख्या के आगे माइनस लगाना है, वो पता चलेगा यहाँ से। अगर यहाँ पे जोड़ने घटाने पर आपको माइनस लेके आना है तो सीधी सी बात है, 2 संख्याएं प्राप्त होंगी, उनमें से एक छोटी संख्या आएगी, एक बड़ी। बराबर की तो दोनों संख्या आएंगी नहीं। तो जो बड़ी संख्या आ रही है, अगर माइनस लेके आना है तो माइनस का चिन्ह लगा दो बड़ी संख्या के।
और प्लस लेके आना है तो प्लस का चिन्ह लगा दो दोनों संख्या के। अब इस सवाल को देखो एक बार समझना भाई, गुणा करने पर तो -8 लेके आना है, तो मेरे पास वो दो संख्याएं, वो दो जोड़े बनते हैं। देखो क्या क्या बनते हैं, एक बनता है 4 गुणा 2 का जोड़ा, 4 दूनी 8। एक बनता है 8 गुणा 1 का जोड़ा है, ये भी क्या होता है 8। बोलो होता है कि नहीं होता है। अब इधर देखो, गुणा करने पर क्या लेके आना है, माइनस। देखो समझना, अगर इन दोनों संख्याओं के आगे मैं माइनस लगा देता हूं तो ये गुणा करते तो माइनस माइनस भी गुणा होएगा तो प्लस बन गया। तो कहने का मतलब दोनों संख्याओं का आगे तो माइनस है, लगेगा नहीं। अगर दोनों संख्याओं के आगे मैं प्लस लगा के गुणा करता हूं तो ये प्लस का 8 बन गया। नहीं भाई, कहने का मतलब एक संख्या के आगे तो माइनस लगेगा और एक संख्या के आगे प्लस। अब वो डिसाइड करना है आपको यहां से। देखो जब यहाँ पे जोड़ गठा करने पर आपको माइनस लेके आना है तो मैंने बताया था बड़ी वाली संख्या के माइनस लगाओ, छोटी वाली संख्या के प्लस, करिए गुणा। जब देखो माइनस प्लस गुणा होएगा तो माइनस आ गया, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आ गया। इधर भी लगा लो माइनस प्लस, प्लस माइनस को गुणा करोगे तो माइनस आएगा और 8 को 1 से गुणा करोगे 8 आ गया। यहाँ तक काम सही है गुणा करने पर। अब करना है जोड़ना और घटाना। बताओ -4 में से जब प्लस का 2 जाएगा तो कितना बच गया, माइनस का 2। और -8 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बच गया, माइनस का 7। तो अपने को ऊपर वाला चाहिए या नीचे वाला, ये चाहिए। आ गई बात समझ में, ये नहीं, ये वाला चाहिए। वो दो संख्याएं मिल गई जिनको गुणा करने पर, अब इनको वहां लिखना है। आई बात समझ में, चलो हम लिख देते हैं। देखो भाई, ये चीज आपको अवश्य समझनी पड़ेगी। अब बीच वाली संख्या है, इसको ही तो लिखना है। गुणनखंड विधि इतनी आसान नहीं है बहुत। देखो जी, ये था x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देख लो -4x में से प्लस का 2x गया तो कितना बच गया, माइनस का 2x। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन लो, इन दोनों संख्याओं में कॉमन लो। यहाँ से कॉमन लिया x तो ये बच गया x माइनस 4। यहाँ से कॉमन आएगा +2, अंदर बच जाएगा x माइनस 4। इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, x माइनस 4, इन दोनों को x प्लस 2। अब जब शून्यक निकालने हैं, देखो ये तो इसके निकल के आ गए गुणनखंड। इस बहुपद के गुणनखंड क्या निकल के आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। अगर गुणनखंड तक पूछता है कि बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करो, तब तो भाई यही आंसर है, x माइनस 4 और x प्लस 2। लेकिन शून्यक पूछता है तो अब इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दो। x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर आ गया 4। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर आ गया -2। तो वो दो शून्य कौन कौन से आ गए, 4, -2। ये तो है गुणनखंड विधि। अब देखो मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, आप इससे करिए, श्रीधराचार्य विधि अपनाइए भाई। देखो इसके अंदर आपको एक ही विधि के साथ में 3 चीजें सीखने को मिलेंगी। कितनी चीजें सीखने को मिलेंगी, 3 चीजें। लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊंगा। 3 चीजें। देखो सबसे पहले तो आपको वो यही पूछ सकता है कि ये जो शून्य के आए हैं, देखो शून्य के अंदर 3 चीजें बनती हैं। कितनी चीजें बनती हैं, 3। पहला कि ये शून्यक वास्तविक और भिन्न भिन्न है क्या, ये पता अपने को श्रीधराचार्य विधि से चलता है। दूसरा वास्तविक और समान है क्या, और तीसरा काल्पनिक।
इसी से पता चलेगा श्रीधराचार्य विधि से। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ इससे आप सीधे शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ इससे आप गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। तीनों ही काम एक ही विधि से हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ, उस पर मैं समझा रहा हूँ एक्स स्क्वायर को, आप ध्यान से देखना चाहिए। क्या था अपने पास बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। देखो सबसे पहले नोट करो श्रीधराचार्य विधि। ये क्या कहता है कि x बराबर, ये x के शून्य के निकाल रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर अंडर रूट अपॉन 2a, और a b c के मान आपको सबको पता है, यहाँ से निकलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके नीचे लिखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान आ गया 1, b का मान आ गया माइनस 2 और c का मान आ गया माइनस का 8। अब देखो 3 कंडीशन बताई थी मैंने, कितनी कंडीशन बताई थी? 3। पहली कंडीशन थी कि शून्यक वास्तविक और असमान यानी कि भिन्न भिन्न कब होंगे। देखो ये कंडीशन कब लगेगी? यदि, नोट करते रहना भाई, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो शून्य क्या रहेंगे? वास्तविक और असमान। ठीक है जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा हो? 0 से, तो शून्य रहेंगे वास्तविक और असमान। और शून्यक वास्तविक और समान कब होंगे? देखो जी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के, तो शून्य वास्तविक और क्या रहेंगे? समान। और तीसरी कंडीशन, शून्य देखना, जब आप ऑप्शनों से क्वेश्चन करोगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड आंसर देने में लगेंगे। देखना मैं बताऊंगा जब शून्य काल्पनिक कब होंगे। काल्पनिक, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तीनों कंडीशन लिखो। कहीं कहीं देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो इसको d के बराबर रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं, यदि d बड़ा है 0 से तो मूल ये बन जाएगा, d बराबर है 0 के तो 2 नंबर, और d छोटा है 0। d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और d को कहते हैं विविधकर, डिस्क्रिमिनेट, विविधकर। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब देखो इस सवाल को, अब इसमें मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो जी। b का मान कितना है? माइनस का 2, b का मान माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस 8 रखो जी। बोलो 2 और 2 4, 2 और 2 4, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ये माइनस गुणा हो गया, क्या बन गया? प्लस, ये माइनस और ये माइनस, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने आ गए? 36। बोलो 36 0 से बड़ा है या नहीं? बिल्कुल बड़ा है। जब 36 0 से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा है तो इसके शून्य क्या होंगे?
वास्तविक भी होंगे, साथ में असमान होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आगे चलते हैं। कहाँ तक पहुँच गए हम? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला 36, जो 0 से बड़ा है। अब देखो आगे बात, यहाँ पर कहने का मतलब शून्य दोनों अलग अलग और असमान आएंगे। रखो x बराबर क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी, बी ए का मान 1, बी का मान माइनस 2, सी का मान माइनस 8, यही थे। देखो जी b पहले से माइनस है, ब्रैकेट लगाओ, b का मान माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे का मान कितना आया था? 36, यहाँ रख दिया 36 अपॉन 2 गुणा 1। आगे चलो, माइनस ये माइनस माइनस गुणा होके क्या बन गया? प्लस, प्लस माइनस 36 का अंडर रूट 6/2। आगे चलो, अब देखो ये प्लस माइनस लगाने का मतलब ही ये है कि दो शून्यक, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, तो लीजिए 2 प्लस 6/2, तो 8/2 कितना आ गया? 4, यानी कि एक बार x बराबर 4। आगे देखो, माइनस लीजिए जी, 2 माइनस 6/2 माइनस 4/2, यानी कितना आ गया? माइनस का 2, एक बार आ गया x माइनस 2, x बराबर क्या आ गया? माइनस का, बोलो, वो ही दो शून्य का आ गए क्या? 4 कोमा माइनस 2। अब देखो, अगर आप इसके गुणनखंड बदलना चाहते हैं कि इनके गुणनखंड लिखो, तो देखो x बराबर क्या आया? 4, इसको इधर ले जाओ तो x माइनस 4, एक गुणनखंड ये आ गया। x बराबर क्या आया? माइनस 2, इसको इधर लेके आओ, x प्लस 2, एक गुणनखंड ये आ गया। इन दोनों को गुणा कर दो, बोलो, ये इसके क्या आ गए? गुणनखंड, x माइनस 4 और x प्लस 2 और माइनस 4 और 2 क्या आ गए? शून्यक। और इनसे ये भी पता लग लिया कि दोनों शून्यक वास्तविक भी हैं और असमान भी हैं। आई होप समझ में आया होगा, खूब मेहनत की है। देखो जी, अब नेक्स्ट सवाल, इसको अब मैं ट्रिक के माध्यम से और बताना चाहता हूँ। देखो, ट्रिक थोड़ी सी दिमाग लगाने की है, इससे डायरेक्ट सवाल निकाल सकते हो आप। एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब देखो ट्रिक यही है, काम वही करना है कि माइनस 8 और 1 इन दोनों को गुणा करने पर 8 आया, इनको देखो जोड़ने का ठाने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं थी 4 और 2, 4 और 2, इसको माइनस 4 लिया था मैंने, इसको प्लस 2 लिया था, ये वो दो संख्याएं थी। अब देखो आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लग रही है इसका इसमें भाग लगाना है। एक का भाग लगा दिया, एक का भाग लगा दिया, क्या निकल के आ गया? माइनस 4 और प्लस 2। अभी ये शून्यक नहीं बने हैं, इनको शून्यक बनाने के लिए अब इन दोनों के चिन्ह चेंज करो। माइनस का 4 क्या बन गया? प्लस का 4 और प्लस का 2 क्या बन गया? माइनस का 2। यही दो क्या निकल के आ गए? शून्यक। अगर इनको गुणनखंड में बनाना है तो x बराबर क्या निकल के आया? 1 4, तो इधर ले आओ x माइनस 4। x बराबर क्या निकल के आया? माइनस 2, तो इसको इधर ले आओ x प्लस 2, तो x प्लस 2, यही आंसर हो गए। अब देखो, माइनस 4 भी वास्तविक संख्या है और 2 भी, या फिर 4 भी वास्तविक संख्या है और माइनस 2 भी, और दोनों क्या है? अलग अलग। तो इसी से आप ये कह सकते हो कि दोनों कथन या दोनों शून्यक असमान और अलग अलग हैं। अब ये चीज तो आप देखो, मैं सवाल बताऊंगा ना तब सेकंड विधि वाले का रोल बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। देखो मैं 2 सवाल और लेके आया हूँ आपको, ये सवाल आपको ट्राई करना है होमवर्क के लिए, कल आते ही मैं कराऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल ये भी आपको ट्राई करना है, दोनों सवाल होमवर्क के लिए। आपको सब चीज़ पता करनी है। पहला चीज़
कि शून्यक वास्तविक होंगे या काल्पनिक, तीनों चीज़ों में से बताना है। दूसरी चीज़ शून्यक ज्ञात करो, तीसरी चीज़ गुणनखंड भी ज्ञात करो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को भाई देखो मेहनत की जा रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।